नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। अब से दोस्तों हम एसएसटी का जो हमारा पेपर 2 है उसका हम मैराथन क्लास ले रहे हैं। तो देख लेते हैं, मैराथन क्लास जो है वो 3-3 दिन की चलेगी और हम आपका सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 2 दिन पहले ही हम इसका पूरा एसएसटी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इतिहास, मानव इतिहास, खासकर इतिहास के स्रोत। इतिहास क्या होता है? इतिहास मानव जीवन की एक कहानी है जो यह बताती है कि उसके समाज की कितनी उपलब्धियां हैं और मार्ग में आने वाली कठिनाइयां कितनी हैं। उसकी कहानी को यह बताती है इतिहास। इसके अलावा इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास का महत्व है कि हमें समाज की आधारभूत प्रकृति को समझने में सहायक होता है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमारे वर्तमान की समस्याओं तथा उन समस्याओं के निराकरण के उपायों का बोध कराता है। इसके अलावा इसके अध्ययन से हमें हम सभ्यता तथा संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है, और इस अध्ययन से हमें भवन निर्माण, कला, चित्रकारी, धर्म और साहित्य का भी ज्ञान मिलता है। इसके अलावा इतिहास बनाने वाले विभिन्न शासकों, राजनीतिज्ञों एवं सामान्य लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है हमें अपने अतीत को भी समझने में सहायता मिलती है, और इसी की सहायता से हम अपने पूर्वजों को अपना अस्तित्व कायम करने के लिए किए गए संघर्ष तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इतिहास के जो स्रोत हैं वो बेसिकली 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, जो कि पहला है पुरातत्व संबंधी स्रोत और दूसरा है साहित्य संबंधी स्रोत। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। पुरातत्व संबंधी स्रोत जो होते हैं वो वह स्रोत होते हैं जो जैसे सिक्के, अवशेष, प्राचीन बर्तन, उपकरण, दीवारों और गुफाओं की चित्रकारी, ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत वह होते हैं जो हस्तलिखित विवरण या पांडुलिपि जो है हमें मिली होती है, और उन्हीं के आधार पर हम किसी भी इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ये बेसिकली किसी अवधि की घटनाओं का हस्तलिखित विवरण जो है वो पांडुलिपि कहलाता है, और यही जो है हमें इतिहास के स्रोत बताती है। पूरा पाषाण काल के बारे में अगर हम देखें तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है कि इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, और ये 2 कालों में विभाजित है, प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग, 2 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा इंसान जो थे वो इसमें 2 पैरों पर चलना सीख गए थे और हाथों से कार्य करना भी शुरू कर दिया था, और पशु जो थे 4 पैरों पर चलकर काम करते थे। तो ये इस काल की प्रमुख विशेषता। इसके अलावा आखेटक व्यवस्था, आखेटक क्या होता है? शिकार करना। जो व्यक्ति था भोजन की तलाश में एक दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, और ये लगभग अवस्था जो है 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व की है। आदि मानव बाघ, शेर, चीतों, हाथियों तथा भूमि पर रेंगने वाले जहरीले जीवों को अपने से अधिक शक्तिशाली मानकर उनसे डरता था। अतः वह अपने परिवार के साथ एक समूह में रहता था, और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए ना तो उसके पास बड़े बड़े पंजे थे और ना ही नाखून थे, और ना ही बड़े बड़े चीरने फाड़ने वाले दांत। अतः वह उनसे काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहता था। इसलिए उन्होंने कई सारे जंगली जानवर जो थे उनको, खासकर कुल्हाड़ी या हस्तकुठार या गंडासा जिसे हम बोलते हैं, इनका प्रयोग करते थे इनको मारने के लिए। इसके अलावा कुछ हथियार जो थे, कुछ क्या लगभग सभी हथियार जो थे इस काल के पत्थरों से घिस घिस कर शुरुआती दौर में बनाए जाने लगे, और इसी कारण इस युग को पाषाण युग के नाम से भी जाना जाने लग गया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने, आदि मानवों ने जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारने और पेड़ पौधों को काटकर तथा भूमि के अंदर गड्ढा खोदने के लिए कार्य किया, और इन्हीं से वह घिस घिस कर अपने औजारों को अपने काम के योग्य बना लेते थे। अब उपकरण और औजार की अगर हम बात करें पाषाण काल के, तो हथियार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार पत्थर के बनाते थे। चमकदार पत्थर भूरे रंग का कठोर एक पत्थर होता है, और जो घिस घिस कर पैना और पत्थरदार परतदार बनाया जा सकता था। इसी से हस्तकुठार, खंडक तथा दूसरे उपयोगी औजार बनाए जाते थे। इसके बाद दोस्तों वस्त्र की अगर हम बात करें तो वस्त्र जो थे भौतिक आवश्यकताओं को की संतुष्टि करना मात्र था इनका उद्देश्य। जब भी उन्हें भूख लगती तो वो भोजन की तलाश में निकल जाते और जीव जंतु को खाकर अपना पेट भर लेते। इसके अलावा पेड़ की छाल, जानवरों की खालों से वह अपने शरीर को ढकते थे, और इनका उपयोग वह वर्षा तथा ठंड से बचाव के लिए भी करते थे। फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल के अंत में आदि मानव को यह ज्ञात हुआ कि चमकदार पत्थर के रगड़ने से या एक दूसरे के टकराने से जो चिंगारियाँ निकलती हैं उन्हें आग में बदला जा सकता है। वह आग जलाकर अपने को ठंडे मौसम में गर्म रख सकता था तथा अपनी गुफा में उजाला कर सकता था, और इसी से जंगली जानवरों को भी दूर भगाने का कार्य करते थे। इसके बाद और देख लेते हैं कलाओं के बारे में कि वो क्या क्या चीज़ें जानते थे। तो आदि मानव की गुफाओं में बहुत सारी दीवारों तथा छतों पर उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया, और कलांतर में रेखा चित्र सुंदर मूर्ति कला में परिवर्तित हो गए।
आदि मानव गुफाओं तथा दीवारों और छतों पर भालू, रीछ, घोड़ों एवं अन्य जंगली जानवरों के झुंडों का चित्र बनाया करते थे। इनसे यही विदित होता है कि आदि मानव कुशल चित्रकार थे। उसने आइवरी, हड्डियों तथा पत्थरों के सुंदर आभूषण भी बनाए थे। अब पाषाणकालीन आदि मानव के धार्मिक विचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली मान्यता ये थी कि उनके जो पूर्वज हैं उनसे गुस्सा होकर उनके जीवन यापन में बाधा न डाल दें, इस वजह से वह उनकी पूजा आराधना करने लग गए। ये जादू टोने पर भी विश्वास करते थे और ये जो लोग थे ये मृत व्यक्तियों के साथ में हथियार भी रख देते थे, ताकि उनको ये विश्वास था कि अगर वो पुनर्जन्म लेते हैं तो उसमें ये उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आदि मानव विद्युत की चमक तथा बादल की गर्जना से डरता था, क्योंकि उन्हें इनकी उत्पत्ति का कारण मालूम नहीं था। वह सोचता था कि इनके घटित होने में किसी दैवीय शक्ति के प्रकोप का हाथ है। अब दोस्तों, हमारा जो सेकंड चैप्टर है आरंभिक समाज के बारे में बात कर लेते हैं। फिर ऐसे ही पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज से क्या हुआ, वृक्षों के मोटे तथा गोल तनों को काटकर एक लुढ़कते पहिए का रूप दिया तथा उसके द्वारा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किया। पहिए का प्रयोग घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ी में किया गया और कताई बुनाई में भी इसे काम में लाया गया। तो इस सभ्यता के लिए पहिए का आविष्कार जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर इसी से कुंभकारी का आरंभ देख लेते हैं। कृषि काम से परिचित हो जाने के बाद मानव ने अनाज रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी और उसे भोजन पकाने के लिए, खाने पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। तो आरंभ में मृदभांड जो थे वो हाथ से बनाए गए और बाद में चाक की सहायता से बर्तन बनाए जाने लग गए। इन बर्तनों में पॉलिशदार काले भांड, धूसर भांड विशेष उल्लेखनीय है। तो इसके लिए कुंभकारी आरंभ हुआ। फिर उपकरण व हथियार में सुधार। अब धीरे धीरे उनके उपकरण और हथियार में भी सुधार होने लग गए। हथियार जो थे वो पत्थर के ही बनाए जाते थे, परंतु उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए उन पर पॉलिश कर दी जाती थी। पत्थर के कुदालों तथा खोदने के डंडों, जिनके एक ओर से आधे किलोग्राम वजन के प्रस्तर वलय होते थे, जो जमीन को तोड़ते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने औजारों को थोड़ा अपग्रेड कर लिया और औजारों से कृषि कार्य भी करने लग गए। इसके अलावा उन्होंने एक हाशिया बनाई जो फसल काटने के भी काम आता था। इसके बाद अब उन्होंने स्थायी जीवन का आरंभ शुरू कर दिया। अब इस काल के लोग जो थे वो गुफाओं में नहीं रहने लगे, गुफाओं से बाहर निकले और उन्होंने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कृषि उद्योग तथा साथ साथ में पशुपालन ने इस काल के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और ये स्थायी झोपड़ियों में रहने लग गए। और ये अब वे भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं घूमते थे, उनका जीवन स्थायी हो गया और ये जानवरों को पालने लग गए। गाय, भेड़, बकरी इनके पालतू पशु थे। और माल ढोने के लिए इन्होंने टट्टू, घोड़े तथा अन्य पशुओं की रखवाली के लिए कुत्ते भी रखे हुए थे। अब इसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल क्या है? 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व की अधिक लंबी अवधि है। इस अवधि में मानव यायावर जीवन व्यतीत करता था। इस अवस्था में वह केवल आखेट के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता था। आखेट मतलब शिकार करना। फिर उन्होंने धीरे धीरे खाद्य पदार्थों का उत्पादन आरंभ कर दिया और स्थायी जीवन व्यतीत करने लग गए। यह अवस्था नवपाषाण काल के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या हुआ, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कृषि खोज जो थी इसी काल के अंतिम चरण में संपन्न हुई। पूरा पाषाण तथा नवपाषाण काल के मध्य की अवधि में मानव के जीवन यापन तथा कार्यकलापों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया और यही बदलाव जो थे आविष्कार में परिवर्तित हुए। इसके बाद इस काल में क्या क्या हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया। इस काल में पशुपालन शुरू हो गया। इसके अलावा पशुओं से उन्हें बहुत सारी सहायता मिलती थी। कौन कौन सी सहायता मिलती थी कि पहले तो पशुपालन से खाने की समस्या हल हो गई, क्योंकि पशुओं के खाल और उनके गोश्त मिलने के अलावा उनका दूध भी पाने लग गए। इसके अलावा कुछ पशुओं जैसे पट्टू, ऊँट, घोड़े इनको सवारी और माल ढोने के काम में लिया तथा बैल जैसे पशुओं को कृषि उत्पादन के काम में लेना आरंभ कर दिया। इसके अलावा इन पालतू पशुओं ने मानव की वस्त्र संबंधी समस्या का भी समाधान कर दिया। उनसे प्राप्त ऊन तथा खाल के कपड़े पहनना उन्होंने शुरू कर दिया और इन पशुओं के गोबर से उसने खाद के रूप में प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया था। अब दोस्तों राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। मगध मगध राज्य के बारे में आप सभी ने सुना होगा, अगर आपके पास हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट होगा तो। मगध की उन्नति के कारण क्या क्या थे? मगध की उन्नति जो थी वो उस समय के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति एवं सैन्य शक्ति ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजनीतिक में क्या, महत्वाकांक्षी शासक, क्योंकि बिंबिसार एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अजातशत्रु ने अपनी शक्ति से वैशाली तथा कौशल को अपने राज्य में मिला लिया और महापद्मनंद ने कलिंग को मगध में मिला लिया। प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि मगध के अंदर लोहे के भंडार बहुत ज़्यादा थे, खनिज बहुत ज़्यादा निकलता था, तो इसका जो प्रयोग था खेतों में यंत्र तथा उपकरण बनाए गए, जिससे मगध की आर्थिक दशा अच्छी हुई। राजधानी की महत्वपूर्ण स्थिति थी यहाँ पे, क्योंकि मगध की पुरानी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इसकी नई राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। दोनों राजधानियां अभेद्य थी, यानी यहाँ पे कोई भी हमलावर यहाँ पे हमला नहीं कर सकता था। इस प्रकार की परिस्थितियां भी मगध के विकास में सहायक बनी।
इसके बाद सैन्य शक्ति की बात करें तो मगध के पास संगठित सैन्य शक्ति थी, जिसमें हाथी, घोड़े तथा रथ आदि शामिल थे और इनका उपयोग सेनाओं में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था। इसके अलावा जो मगध के आसपास जितने भी जंगल हैं वहाँ पे हाथी बड़ी मात्रा में मिलते थे, तो इस वजह से सेना में हाथियों को भारी मात्रा में शामिल किया गया था। इसके बाद उर्वर प्रदेश, क्योंकि मगध गंगा घाटी के पास था तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, यहाँ खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। कृषि के विकास के कारण मगध की आर्थिक शक्ति भी बढ़ी। इसके बाद इन्हीं फसल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे खर्चों का जो कर था वो काफ़ी ज़्यादा था। किसानों से उपज का छठा भाग लिया जाता था और शिल्पकार अपने शिल्प का कुछ भाग राजा को निःशुल्क दे दिया करते थे। इन करों से प्राप्त धन को राजा कुछ तो अपने व्यक्तिगत खर्चों में व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करता था और कुछ को अपने सैनिक शक्ति और अधिकारियों के वेतन और जनसेवा के कार्यों में खर्च किया जाता था। अब गणराज्यों की बात कर ले। पाली पाली के साहित्य के अनुसार जो था, बौद्ध काल में उत्तरी भारत में 10 गणराज्य स्थापित हुए। गौतम बुद्ध स्वयं भी कपिलवस्तु परिस्थितियों नामक गणराज्य के निवासी थे। अन्य गणराज्यों में वैशाली, पावा, मल और कुशीनगर शामिल थे और ये समस्त गणराज्य अजातशत्रु द्वारा मगध में मिला लिए गए थे। फिर इन्हीं गणराज्यों का जो मुखिया था वो राजा कहलाता था और यहाँ कोई वास्तविक गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसमें जनता को कुछ प्रतिबंध रूप में अपने सदस्य चुनने पड़ते थे। इसमें समस्त भूमि क्षत्रिय लोगों के अधिकार में होती थी और उन्हें ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते थे। अन्य लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए गणराज्यों में निर्वाचित होने का अधिकार केवल क्षत्रिय को ही प्राप्त था। और इसी प्रकार इतिहास इस शासन तंत्र को कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था कहता है। और दोस्तों, मगध के प्रशासन में सरकार के स्वरूप की देख लें। राजा की क्या स्थिति थी वहाँ पे कि साम्राज्यवादी सरकार थी। राजा की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और राज्य में राजा को दैवीय रूप माना जाता था। वह शाही भवन में अधिकारियों तथा सेवकों के मध्य विलास प्रिय जीवन जीता था और यहाँ राजा की नियुक्ति जो थी वो वंशागत होती थी। राजा का काम क्या था? धर्म व समाज का रक्षक। प्रशासन की बात कर लें तो प्रशासन में राजा सलाहकार समिति से परामर्श लेकर शासन का संचालन करता था। पुरोहित, अमात्य तथा कुछ अधिकारी मिलकर शासन व्यवस्था चलाते थे। सिक्कों के प्रचलन से वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त होती जा रही थी और मगध में कारशापण, निष्क तथा सुवर्ण नामक सिक्के जारी किए गए थे। गांव के वरिष्ठ व्यक्ति गामिनी राजा से सीधे मिल सकते थे और राजा को करो राजा को शासन व्यवस्था को वसूल करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए और कर वसूल करने के लिए बोल दिया गया था। इसके बाद मगध साम्राज्य में प्रजा का जीवन कैसा था? तो मगध साम्राज्य में लोगों पे कर लगा हुआ था, हर व्यक्ति को टैक्स देना जरूरी था और प्रत्येक संचालन के लिए शासन के प्रजा से धन संग्रह जरूरी था, जिसे कर कहा जाता है और यही प्राचीन भारत में भी लागू होती थी। राजा को कर का छठा भाग देना होता था और राजा कर की वसूली के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त करता था। कर वसूल करने के साथ साथ वे जमीन को नापकर किसान की पैदावार का अनुमान लगा सकते थे और फसल तैयार होते ही अधिकारी लोग गांव में जाकर टैक्स वसूल करते थे। इसके बाद गांव या नगर, यद्यपि कुछ नगर जो गांव थे वो नगर में परिवर्तित हो गए, लेकिन फिर भी ग्रामीण जीवन जो था वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ था। लोग अपनी समस्याएं जो थे वो खुद ही निपटाते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे और इसके अलावा वे आपसी सहयोग से सड़कों तथा सार्वजनिक कामों में स्वयं ही कर लेते थे। गांव सड़कों तथा नौवाहन से जुड़े हुए थे। मक्का, कपास, गन्ना, फल, सब्जियां खेती की मुख्य उपजें थी। इसके अलावा बेगार लेने की कोई जानकारी हमें इस काल से नहीं मिली है। तो इस तरीके से मगध का जो संचालन है वो होता था। इसके बाद व्यापार के बारे में बात कर लें तो व्यापार जो था मगध साम्राज्य में, व्यवसाय जो था वो वंशानुगत होता था। व्यापार और व्यवसाय, शिल्पकारों ने स्वयं को संगठित करके शिल्प संघीय श्रेणियां बना ली थी। मुद्रा चलन से व्यापार तथा वाणिज्य में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई और व्यापार नदियों तथा समुद्र दोनों ही मार्ग से होता था। यहाँ पे समुद्री बंदरगाह भी बने हुए थे। कौशाम्बी, अयोध्या, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, पटना और चंपा प्रमुख नदी बंदरगाह थे। धर्म और समाज की बात कर लें तो समाज पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। धार्मिक कृत्य जटिल हो चुके थे, इसलिए क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को प्रभुत्व कम करने के लिए धर्म ग्रंथों इत्यादि का अध्ययन आरंभ कर दिया। महिलाओं का जीवन स्तर वैदिक युगीन स्तर से कुछ कम हो गया था। पैतृक संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था। घरेलू द्वंद्व, लड़ाई झगड़े, बहुविवाह बेधड़क होने लगे और पुत्र के जन्म को वरदान और पुत्री के जन्म को अभिशाप माना जाता था। महिला शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। विधवा विवाह बहुत कम होते थे। जाति प्रथा की कठोरता और बढ़ गई और इनकी विशेषताएं कुछ दिखाई देने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के अलावा अन्य अनेक उपजातियां भी उत्पन्न हो गई और जाति प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब महाजनपद तथा मगध साम्राज्य की बात कर लेते हैं। 600 से 400 ईसा पूर्व के मध्य भारत में कुछ शक्तिशाली साम्राज्यों तथा गणराज्यों का उदय हुआ। जैन तथा बौद्ध साहित्य इस अवधि के विषय की सूचना के मुख्य स्रोत हैं।
इस काल की सूचना की अवधि के पाटलिपुत्र और काशी जैसे नगरों की खुदाई से प्राप्त हुई थी। महाजनपद की अगर हम बात करें तो 600 वर्ष पूर्व में लोगों ने गंगा के मैदान के जंगलों को साफ कर दिया और विभिन्न वंशों के राज्य स्थापित हो गए। इन छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहा जाने लग गया और कालांतर में इन छोटे छोटे जनपद ने पड़ोसी प्रदेशों को जीतकर अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। अतः इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध काल के बौद्ध काल से कुछ समय पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 की बात कर लेते हैं। पहला था अंग, बिहार के आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में। दूसरा है मगध, बिहार के पटना और गया जिले में। ऑप्शन 3 काशी, आधुनिक वाराणसी के आसपास के प्रदेश में। ऑप्शन 4 कौशल, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। ऑप्शन 5 वज्जी, उत्तरी बिहार में। छठा मल्ल, दक्षिणी नेपाल में। सातवां चेदी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। वत्स, इलाहाबाद के निकटवर्ती भागों में। कुरु, दिल्ली तथा मेरठ के सीमावर्ती क्षेत्रों में। पांचाल, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड प्रदेश में। मत्स्य, अलवर और जयपुर के सीमावर्ती भागों में। सूरसेन, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सीमावर्ती भागों में। अशमक, गोदावरी घाटी में। अवंती, मालवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर। गंधार, अफगानिस्तान के कुछ भाग। कम्बोज, कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ भाग। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। इन राज्यों में मगध राज्य विस्तार के लिए सदैव टकराव होता रहता था। कालांतर में केवल वत्स, अवंती, कौशल तथा मगध को छोड़कर शेष सबका अस्तित्व समाप्त हो गया और इनमें मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। मगध के साम्राज्य की बात कर लें तो बिम्बिसार जो था, गौतम बुद्ध मगध में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय वहाँ का राजा बिम्बिसार था। बिम्बिसार शक्तिशाली राजा था और उसने 547 ईसा पूर्व से 495 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक राज्य किया। इसने कौशल, वैशाली तथा पंजाब प्रांत से वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी काफ़ी शक्ति बढ़ा ली। और बिम्बिसार चतुर तथा विचारशील राजा था। इसने अपने वैवाहिक सहयोगियों के अलावा उसने अंग को युद्ध द्वारा ब्रह्मदत्त से जीता। इससे उसका राज चंपा नदी के बंदरगाह तक फैल गया। चंपा व्यापार का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था और अंग के अतिरिक्त मगध के सभी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मगध का शासन प्रबंधन कठोर था। इसके राज्य में 80,000 गांव थे। सबका शासन प्रबंध ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। इन सभाओं के मुखिया को ग्रामिक नाम से जाना जाता था। इसने उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया। इसने अपनी राजधानी पटना के निकटवर्ती नगर राजगृह में स्थापित करी। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों ने अपने अपने धर्मों का मगध में प्रचार किया। इसके बाद अजातशत्रु जो हुआ वहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा फिर बना। अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का पुत्र था। इसने 495 से 462 ईसा पूर्व तक 32 वर्ष तक शासन किया और अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी का मालिक बना। यह भी मगध की सीमा का विस्तार करना चाहता था। इसने अपने चाचा प्रसन्नजीत को हराकर कौशल जीता। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि लच्छावियों के नेतृत्व वाले 36 गणतंत्रों पर विजय थी। यह संघर्ष 16 वर्ष तक चला था। अजातशत्रु लगातार विजयों के कारण महत्वपूर्ण शासक बन गया था और यह धर्म रक्षक कहलाता था। वह गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता था तथा ब्राह्मण लोग उसे देवताओं की स्थिति में पहुंचा दिया था ब्राह्मणों ने। इसके अलावा जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे, अजातशत्रु के पश्चात मगध राज्य पतन की ओर जाने लग गया। यद्यपि इसके बाद उदयन और शिशुनाग जैसे शक्तिशाली शासक हुए किंतु मगध नंद शासन के अधीन आ गया। महापद्मनंद इस वंश का प्रथम शासक बना। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। अब बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म जो था 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किए जाने को बौद्ध धर्म में महाविष्ण निष्क्रमण कहा जाता था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के। तभी से पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। तो ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। फिर इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश इतने प्रभावी थे कि अनेक शासक उनके अनुयायी बन गए। इसकी डिटेल थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़े इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना समस्त जीवन बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार में लगा दिया। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध लगभग 80 वर्ष के थे तब उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के निधन को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दुख दुख समुदाय, दुख निरोधगामी, धर्म प्रतिपदा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक शामिल है। इसके बाद महात्मा बुद्ध संबंधित प्रतीक जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड।
गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में थोड़े जान लेते हैं। गृह त्याग की घटना महाभय निष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त होने की घटना बुद्ध। प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन। निर्वाण बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण। तो ये घटनाएं हुई कुछ। अब बौद्ध महासभाओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या थे ये। प्रथम जो बौद्ध महासभाएं हुई 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। कार्य विशेषता ये थी कि सूत्र पिटक तथा विनय पिटक का संग्रह किया गया। इसके बाद द्वितीय सभा हुई 383 ईसा पूर्व, वैशाली में, अध्यक्ष थे सर्वकामी, शासनकाल था कालाशोक। इसके कार्य की विशेषता क्या थी? बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंधिक में बट गया था। तृतीय सभा हुई 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, शासनकाल था अशोक का। अशोक अभिधम्मन पिटक तिस को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया। इसके बाद चौथी महासभा हुई प्रथम ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। इसकी कार्य विशेषता यह थी कि विभाषा शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान तथा अश्वघोष हीनयान में बट गया था। यानी इस काल में जो चतुर्थ महासभाएं हुई, इस समय पे जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बट चुका था, हीनयान और महायान में। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। इन्होंने जीवन के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसमें कौन कौन से हैं? सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। इसके बाद जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिस्थापक थे महावीर जैन, जिनका जन्म वैशाली के निकट कुंड गांव में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उनका नाम वर्धमान था, और वो वर्धमान इसलिए रखा था क्योंकि जन्म के पश्चात पिता के राज्य में अत्यधिक तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि हुई। 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया और ज्ञान की खोज में तपस्यारत हो गए। लगातार 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद महावीर को सर्वोच्च ज्ञान, जिसका नाम था कैवल्य, इसकी प्राप्ति हुई। महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महावीर ने विभिन्न राज्यों की यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि जैन धर्म के अनुयायी हुए। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। अब इनके तीर्थकर और उनके प्रतीक देख लेते हैं। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, प्रतीक है सांड। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ हाथी। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ घोड़ा। पांचवें तीर्थकर सुमितनाथ सारस। सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, और 10वें तीर्थकर शीतल वृक्ष। इसके बाद 16वें तीर्थकर शांतिनाथ हिरण। 18वें तीर्थकर अनारनाथ मत्स्य। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ कलश। 21वें तीर्थकर नामीनाथ, इनका प्रतीक था नीलकमल। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक था शंख। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक था सर्प। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, जिनका प्रतीक था सिंह। ये हमारे कुछ तीर्थकर हुए। अब दोस्तों मौर्य वंश जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक